नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और आरजेडी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर में अनियमितताएं पाई गई हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीएलओ खुद गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करते हुए पाए गए, मृत लोगों को फॉर्म भरते हुए दिखाया गया और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे थे उन्हें यह संदेश दिया गया कि उनके फॉर्म पूरे हो गए हैं। चुनाव आयोग के इस दावे का विरोध करते हुए कि इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है, याचिकाकर्ताओं ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़े कोई मायने नहीं रखते क्योंकि अधिकांश फॉर्म बिना दस्तावेजों के जमा किए गए थे। आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से समय पर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मतदाताओं की जानकारी या सहमति के बिना बीएलओ की ओर से बड़े पैमाने पर गणना फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। कई मतदाताओं ने बताया है कि उनके फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दिए गए, जबकि उन्होंने कभी किसी पीएलओ से मुलाकात नहीं की और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। वहीं एडीआर ने कहा कि मृत व्यक्तियों के फॉर्म भी जमा किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाब में आरजेडी ने आगे कहा कि मीडिया रिपोर्टों में ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए गए हैं जहां मतदाताओं ने शिकायत की है कि पीएलओ उनके घर या मोहल्ले में नहीं आए। बीएलओ फॉर्म पर मतदाताओं के जाली हस्ताक्षर करके उन्हें अपलोड करते भी पाए गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमवार यानी कल 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के जारी एसआईआर को यह कहते हुए सही ठहराया है कि इससे मतदाता सूची से अयोग्य व्यक्तियों का नाम हटाने से चुनाव की शुद्धता बढ़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि उन्हें जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के वास्तविक कारण की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि धनखड़ को बताना होगा कि असल में क्या हुआ, क्योंकि यह मामला उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि धनखड़ हमेशा सरकार का पक्ष लेते रहे हैं। जब भी विपक्ष ने मुद्दे उठाने की कोशिश की, चाहे वह किसानों से संबंधित हो या गरीबों से या फिर विदेश नीति से संबंधित हो, उन्होंने विपक्ष को कभी भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। पीयूष गोयल ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत आज मजबूती की स्थिति से, विश्वास की स्थिति से बातचीत करता है। उन्होंने कहा कि हमारा आत्मविश्वास हमें लगातार अच्छे मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, अमेरिका हो या 27 देशों का यूरोपीय संघ हो। भारत अब समझौते बहुत सोची समझी रणनीति के साथ करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। मुझे विश्वास है कि अक्टूबर-नवंबर 2025 की समय सीमा में हम एक अच्छा समझौता कर लेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए तय किया था। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने जा रही है और इससे भारतीय बाजार अमेरिकी सामान के लिए और खुल जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने पिछले 5 साल के खुदाई बजट का 25% गुजरात में खर्च किया है। इसमें से भी 94% पीएम मोदी के गृहनगर वडनगर में खर्च किया गया। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा हाल ही में राज्यसभा में केरल के सांसद ए रहीम के सवाल के जवाब में संसद में पेश आंकड़ों पर आधारित है। इन आंकड़ों पर द प्रिंट की एक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार एएसआई ने 2020 से 2024 में अपनी खुदाई गतिविधियों के लिए कुल 34.81 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से करीब 25% यानी 8.53 करोड़ रुपए गुजरात में खर्च किए गए। गुजरात में खर्च की गई इस राशि का 94% हिस्सा यानी 8.03 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी के गृहनगर वडनगर में खुदाई कार्यों पर खर्च किया गया। इस खुलासे ने पुरातत्व गतिविधियों में संसाधनों के आवंटन को लेकर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुई भगदड़ की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही हादसे में मृतकों और घायलों के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में उत्तर प्रदेश के 4, बिहार के 1 और उत्तराखंड के 1 व्यक्ति शामिल हैं।
प्रशासन के मुताबिक भगदड़ में 28 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और कहा कि बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भगदड़ की घटना के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुई भगदड़ को लेकर प्रत्यक्षदर्शी और इस घटना में घायल हुए संतोष कुमार ने बताया कि काफी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। भीड़ ज्यादा होने के कारण जब लोग गिरने लगे तो लोग साइड की दुकानों के पीछे लगी तार पकड़कर चढ़ने लगे। इससे तार नीचे फैल गए और लोगों को करंट लगा। वहीं हरिद्वार के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रदीप कुमार ने कहा है कि उनके विभाग ने पूरा सिस्टम चेक किया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआत में हमें भी ऐसी न्यूज आई कि शायद कोई इलेक्ट्रिक करंट या कुछ इस तरह का हुआ है। हमारी पूरी टीम मौके पर आई। वैसे भी इतनी महत्वपूर्ण जगह की हम नियमित तौर पर हर महीने 15 दिनों पर टेस्टिंग करते रहते हैं। ईडीसी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने कहा कि हमारा सिस्टम बहुत सिक्योर है, कोई नंगे तार नहीं है, करंट होने की संभावना नहीं है। आज भी हमने अपने सारे सिस्टम दोबारा चेक किए, हॉस्पिटल से भी कोई करंट रिपोर्टेड नहीं है, ऐसा कुछ भी संज्ञान में नहीं आया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में रविवार को भगदड़ कैसे मची, इस पर अधिकारियों का बयान आया है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और डीएम मयूर दीक्षित ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अभी तक ये पता चला है कि करंट या बिजली के तार से जुड़ी एक अफवाह फैलने से ये भगदड़ मची। हालांकि पुख्ता जानकारी जांच के बाद मिलेगी। हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास मनसा देवी के सीढ़ी मार्ग पर भगदड़ की सूचना मिली। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ मचने से कुछ लोगों की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि करीब 35 लोग हॉस्पिटल लाए गए, जिनमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। एसएसपी ने कहा कि घटना के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी एक अज्ञात नंबर से उनके कार्यकर्ता के व्हाट्सएप पर भेजी गई। मैसेज में लिखा है, हेलो सर, 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा, सच बोल रहा हूं। मैसेज मिलने के बाद समर्थक ने पुलिस में शिकायत की। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह धमकी भरा मैसेज शनिवार रात को एक कार्यकर्ता के फोन पर भेजा गया था। शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात नंबर को ट्रेस कर रही है और उसके आधार पर अपराधी की तलाश कर रही है। व्हाट्सएप पर आए मैसेज में साफ लिखा है कि मैं सम्राट चौधरी को 24 घंटे के अंदर गोली मार दूंगा, सच कह रहा हूं। वहीं सम्राट चौधरी की सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दे दी गई, जिसके बाद सभी सुरक्षा कर्मी सतर्क हैं। धमकी मिलने के सवाल पर रविवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसे जो करना है करने दो। बिहार की जनता जानती है कि हम राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इस बात से खुश है, जिसे जो करना है वो कर ले। इस्राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतेमार पेन क्वेर ने कहा है कि गजा में मानवीय मदद बढ़ाने के उपायों पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से की गई चर्चा में उन्हें जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि शनिवार रात को एक सुरक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन्हें नहीं बुलाया गया। इसका कारण यह बताया गया कि अधिकारी नहीं चाहते थे कि इतेमार सब बात का अपमान करें। धुर दक्षिणपंथी माने जाने वाले इतेमार पेन क्वेर ने सरकार के फैसले को शर्मनाक और अपमानजनक बताया है और कहा है कि वह इस निर्णय के खिलाफ लड़ेंगे। इसराइल ने गजा के कुछ हिस्सों में अपनी सैन्य गतिविधियों पर रणनीतिक रोक की घोषणा की है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में कहा कि ऐसा गजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि आईडीएफ आज यानी रविवार से गजा पट्टी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक सैन्य गतिविधियां रोकेगा। आईडीएफ ने कहा है कि यह रोक उन क्षेत्रों में शुरू होगी जहां वो ऑपरेट नहीं कर रहा है। ऐसे क्षेत्र अल मवासी, देर अल बलहा और गजा सिटी हैं। इन क्षेत्रों में अगले आदेश तक रोजाना सैन्य गतिविधियों पर रणनीतिक रोक रहेगी। आईडीएफ ने कहा कि इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा गजा पट्टी में लोगों तक खाना और दवा पहुंचाने वाले संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता संगठनों के काफिलों के
सुरक्षित आवागमन के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक स्थायी रूप से सुरक्षित मार्ग बनाए जाएंगे। गजा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसराइल की रणनीतिक रोक पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल कोई उपाय करने की अपील की। मंत्रालय का कहना है कि जल्द गजा में सहायता पहुंचाई जाए और घायलों को इलाज के लिए वहां से बाहर निकाला जाए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक मुनीर अल बर्श का कहना है कि इसराइल की ये घोषणा आम लोगों की जान बचाने का एक मौका है। उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए आपातकालीन चिकित्सा के तहत उन्हें वहां से निकालने का आग्रह किया। साथ ही हमास ने दवाइयों और पोषक चीजों को गजा में भेजने की अपील की। हमास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इसमें देरी होने से मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर सोमवार को स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम स्टारमर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने गजा में मौजूदा हालात को लेकर चर्चा कर सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि वह इस मुलाकात के दौरान गजा में युद्ध विराम के लिए क्षेत्रीय साझेदारों और अमेरिका की कोशिशों का स्वागत करेंगे। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि युद्ध विराम को तुरंत लागू करने और गजा में हो रही मुश्किलों को खत्म करने के लिए और क्या किया जा सकता है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के बारे में भी वार्ता होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू कुलपति शांतिश्री धुलुपुड़ी पंडित को गुजरात में आयोजित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में अनुपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने इस अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए इसका कारण पूछा है। रिपोर्ट है कि पंडित इसी दौरान जेएनयू में उस कार्यक्रम में शामिल थी जिसका उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस हफ्ते जेएनयू कुलपति को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शांतिश्री धुलुपुड़ी पंडित ने 10 से 11 जुलाई को गुजरात के केवड़िया में आयोजित 2 दिवसीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आज संघर्ष का चौथा दिन है, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें थमने का नाम नहीं ले रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीज फायर की अपीलों के बावजूद सीमा क्षेत्र में भारी गोलीबारी जारी रही। सुबह होते ही सीमा के आसपास तोपों की गूंज सुनाई देने लगी, जिससे आम लोगों के बीच दहशत का माहौल है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार तड़के सीमा पर फिर से झड़प शुरू हो गई। कंबोडिया का समरोंग शहर, जो सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है, वहां भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हालांकि रविवार की गोलीबारी से यह साफ हो गया कि जमीन पर तनाव अभी भी बरकरार है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया था कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं के साथ वार्ता के बाद दोनों देशों में जल्द सीज फायर हो सकता है, लेकिन उनके इस बयान के कुछ ही घंटों बाद सीमा पर गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.